हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह कनिष्ठ सहायक वीडियो वीपीडीओ के सभी एग्जाम जो कि आपके होने वाले हैं। समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम जो कि आपके जून जुलाई के मध्य में हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर विश्व का इतिहास का आज पहला टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है यूरोप का पुनर्जागरण। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक जो है आपके पास दिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे यूरोप का पुनर्जागरण पढ़ेंगे और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कुछ ब्रिटेन के शासक देखेंगे। साथ में हम यहाँ पर देखेंगे फ्रांस की क्रांति। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और आज का हमारा जो स्टार्टिंग का है टॉपिक वो रहेगा वो यूरोप का पुनर्जागरण। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से यूरोप का पुनर्जागरण हुआ और कौन कौन से देशों में ये पुनर्जागरण की स्थिति पैदा हुई थी। तो आज पहला दिन है विश्व का इतिहास का। इससे पहले की और भी क्लासेस मैंने ले चुका हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जिसमें 1000 प्लस प्रीवियस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर भारतीय इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि 9 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं आपकी। उसमें हमने यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को अब आने वाले टाइम में कवर करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर मध्यकालीन भारत को कवर कर लिया है और प्राचीन भारत को भी यहाँ पर कुछ टॉपिक प्राचीन भारत के अभी बचे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ पर कर रहे हैं कवर। तो अगर आपने नहीं देखी है तो 17 क्लास इसकी हो चुकी हैं, आप उसको देख लीजिएगा। 27 क्लास यहाँ पर उत्तराखंड एसएससी वीडियो वीपीडीओ के जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं। जो कि 27 क्लासेस है उसमें हमने उत्तराखंड का ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है और साथ में पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन सारी वीडियो को देखिएगा और आपको यहाँ पर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर से आपको पीडीएफ इसकी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पर फाइल सेक्शन में जाएंगे मेरे टेलीग्राम के, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यूरोप का पुनर्जागरण किस तरीके से हुआ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो यहाँ पर हम पहले वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप मैंने आपके सामने एक यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर मैं आपको इंडिया दिखा देता हूँ। यह है इंडिया और यह है अरब सागर। ये जो पूरा ग्रीन ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपको समुद्र का इलाका है। और यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी देखेंगे। और अगर हम यूरोप की बात करें तो डायरेक्ट हम यूरोप पर पहुँचते हैं, क्योंकि हम यूरोप का पुनर्जागरण आज पढ़ रहे हैं। तो ये वाला कॉन्टिनेंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है यूरोप, ठीक है। अटलांटिक ओशन के पास में ही है यहाँ पर। तो इसमें है इटली, जो कि सबसे मेन है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इटली मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यूरोप में ये वाला इलाका जो है वो इटली का है। और यहाँ पर है स्पेन और ये है फ्रांस, ठीक है। और इसके ऊपर है जर्मनी। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में देखना। यहाँ पर है तुर्की। तो ये था यूरोप के कुछ देश। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रहा यूएसए। अटलांटिक ओशन के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर यूएसए आपको देखने को मिलेगा। तो ये है पैसिफिक ओशन के राइट साइड में साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यहीं से हम देखेंगे किस तरीके से यूरोप का पुनर्जागरण हुआ। आने वाली वीडियो में हम और अच्छे तरीके से मैप के थ्रू समझेंगे। अमेरिका की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैप को मैं यहाँ पर डिटेल में समझाऊँगा आपको। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि यूरोप कहाँ पर है। ये क्या करते थे जो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं स्पेन है, ये पुर्तगाल है। और आपको पुर्तगाली पता है कि पुर्तगाली सर्वप्रथम ये समुद्र के रास्ते से यहाँ ये रहा समुद्र अटलांटिक ओशन से और हिंद महासागर के रास्ते यहाँ पर अरब सागर के खाड़ी से यहाँ पर इंडिया में प्रवेश किए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर समुद्र का व्यापार हुआ करता था उस टाइम पे, जो कि प्राचीन इतिहास की हम बात करें तो ये था समुद्र का रास्ता जो कि इंडिया आने का था यूरोप से। तो इतना आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं विश्व का इतिहास में पुनर्जागरण क्या है। तो पुनर्जागरण का जो इंग्लिश में नाम है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। पुनर्जागरण का मतलब है रेनेसा। तो इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं रेनेसा करके। अब यहाँ पर रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है पुनर्जन्म, यानी कि दोबारा जन्म लेना,
पुनर्जन्म कहलाता है। यानी कि अगर आप देखें कि कोई देश की अर्थव्यवस्था अगर चरमरा गई है, वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति अगर सही नहीं चल रही है, तो अगर कोई एक ऐसा समुदाय या कुछ व्यक्तियों का समुदाय ऐसा है कि उस अर्थव्यवस्था, उस सामाजिक तत्व को या फिर धार्मिक राजनीतिक चीज़ को फिर से दोबारा उसको उभारने की कोशिश कर रहा है और अपने देश को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहलाता है एक किसी भी देश का एक पुनर्जन्म। ठीक है, इसी को यहाँ पर पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है वो इटली के फ्लोरेसेंस नगर में माना जाता है। मैंने अभी जो आपको मैप में दिखाया वहाँ पर इटली दिखाया, तो इटली में यहाँ पर 5 राज्य हुआ करते थे 16वीं सदी के टाइम पे। तो इन्हीं 5 में से एक था फ्लोरेसेंस। तो इस फ्लोरेसेंस नामक नगर से यहाँ पर सर्वप्रथम पुनर्जागरण की कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो कारण हैं पुनर्जागरण के, वो हम देख लेते हैं कि किस कारण से ये पुनर्जागरण आया, क्यों ज़रूरत पड़ी इस पुनर्जागरण की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूरोप के व पूर्व के देशों के बीच समूचा व्यापार इटली के शहर में नियंत्रण में था। तो इटली से ही ये पुनर्जागरण इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, पुर्तगाल के बाद जो ये इटली वाला इलाका है, वहाँ से समुद्र के रास्ते से क्या करते थे ये लोग, अपना व्यापार पूर्व के देशों में करते थे। जैसे इंडिया हो गया, और भी देश ऐसे हैं जो कि पूर्व में हैं। तो और जैसे कि आप यहाँ पर फ्रांस से देख रहे हैं, जर्मनी देख रहे हैं, आप लोग स्पेन देख रहे हैं, ये लोग क्या चाहते थे कि जो व्यापार है इसमें सिर्फ इटली का ही दबदबा ना रहे, और भी देश इसमें भागीदारी करें, और भी देश अपनी तरक्की करें। तो इस वजह से यहाँ पर इसका एक ये कारण माना जाता है। इसका अन्य कारण ये भी माना जाता है जो कि इटली का यहाँ पर पुनर्जागरण है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यूरोप में उस टाइम पे क्या होता था, कैथोलिक चर्च का प्रभाव ज़्यादा था। कैथोलिक चर्च यानी कि कैथोलिक चर्च के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो उस समय जो पादरी हुआ करते थे, कैथोलिक चर्च को जो चलाया करते थे, जो धार्मिक लोग हुआ करते थे, उनका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा था। वही राज व्यवस्था को संभालते थे अपने देश के, और सभी नियंत्रण उनके हाथों में था। तो वो क्या करते थे, अपने हिसाब से लोगों का यहाँ पर चलाते थे शासन उन पे, और अपनी मनमानी के अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार क्या करते थे, जनता पर शोषण करते थे, उनका यहाँ पर अत्याचार उन पर करते थे। तो इसी प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर पुनर्जागरण की यहाँ पर लोगों के में यहाँ पर भावनाएं उत्पन्न होने लगी। तो इसी राज को ख़त्म करने के लिए जो ये कैथोलिक चर्च है, पादरियों का जो राज था उस समय, इसको मेन मकसद यही था इनका कि ये उनके देशों से कम हो और वहाँ पर फिर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जा सके। तो यहाँ पर जो पुनर्जागरण की है, इसकी विचारधारा मुख्यतः मानवतावाद को माना जाता है। अगर हम मानवतावाद को डेफिनेशन में डिफाइन कर रहे हैं तो मानवतावाद का मतलब होता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म अगर आप नॉर्मल शब्दों में देखें तो अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, या फिर कोई भी आप गरीब व्यक्ति को देखें, या फिर किसी भी राह चलते हुए किसी गरीब इंसान को अगर आप मदद कर देते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि आपने एक इंसानियत के नाते कुछ अच्छा काम किया है। तो यानी कि जो पुनर्जागरण का भी मतलब यही था कि आप इंसानियत के नाते वहाँ पर काम करें, जो कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा था। वहाँ पर जो भी था वो ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर जो राज कर रहे थे वो थे कैथोलिक चर्च के पादरी। उनके नियंत्रण में सब कुछ था। वो लोगों को डरा धमका के कि मतलब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा, आप अगर अच्छा कार्य करेंगे, हमारा कहना मानेंगे, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, ईश्वर का नाम लेके लोगों को डराया धमकाया करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न हुई, तो लोगों ने ये देखा कि नहीं, कि यहाँ पर जो मेन मकसद है वो ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य खुद है। इंसान को इंसान के लिए कुछ करना चाहिए, और वहाँ पर उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, उसका आर्थिक और जो भी सामाजिक समानता है वो सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर एक नए युग की शुरुआत हुई जो कि है पुनर्जागरण का युग। ठीक है, यहाँ पर जो मानवतावाद की कहानी यहाँ पर देखा जाता है, उनका नाम है यहाँ पर पेट्रोक। एक व्यक्ति थे इटली के पेट्रोक, उनको यहाँ पर मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मानवतावाद थी, इसकी नई भावना की अभिव्यक्ति नई कला और नई साहित्य में हुई। यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ, नए नए कला और चित्रण और साहित्य की उत्पत्ति हुई। इस टाइम पे बहुत सारे साहित्य कलाकार लोग आए सामने, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पुनर्जागरण को
अपना चरम स्थिति पर पहुंचाया। यहाँ पर आप देखेंगे जो कलाकार थे वहाँ के दार्शनिक हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, उनका जो विषय था उस टाइम पर पुनर्जागरण का वो बाइबल था। बाइबल में अच्छी चीज़ें तो लिखी थी जो कि ईश्वर से संबंधित थी, लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पर, जो मनुष्य है उसको केंद्र बिंदु माना। यानी कि बाइबल में तो केंद्र बिंदु माना गया है ईश्वर को, लेकिन इन्होंने क्या किया, ईश्वर को केंद्र बिंदु न मानते हुए मनुष्य के हित में, मानव जनजाति के हित में यहाँ पर इस बाइबल को यहाँ पर देखा और इसी हिसाब से उन्होंने अपनी नई नई रचनाएं रची और नए कलाकारों ने अपनी नए चित्रण किए और लेखकों ने अपने नए नए साहित्य लिखे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पुनर्जागरण का काल यहाँ पर प्रारंभ होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पुनर्जागरण है इस समय पर क्या क्या परिवर्तन हुए मुख्यतः। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर स्थिति चली आ रही थी कि एक ही समुदाय जो कि है पादरी वर्ग, उन्हीं का यहाँ पर पूरे समाज में दबदबा था और इसी से यहाँ पर इस स्थिति का यहाँ पर विरोध करते हुए लोगों ने वहाँ पर पुनर्जागरण की भावना को अपनाया। और इस समय पे क्या क्या परिवर्तन हुए उस चीज़ को अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कला और स्थापत्य में क्या परिवर्तन हुए। तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, वास्तुकला के माध्यम से परिवर्तन का रास्ता इन्होंने क्या किया, खोजना शुरू किया। नए नए चित्र बनाए, नई नई मूर्तियाँ बनाई और वास्तुकला का इन्होंने निर्माण किया। और उन सभी में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मनुष्य की यानी कि मानवतावाद की यहाँ पर कृति ज़रूर देखने को मिलेगी इन चीज़ों में। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि एक इटली के माने जाने कलाकार हैं, जिनमें की है सबसे पहले लियोनार्डो दो विंची, दूसरा है माइकल एंजेलो और तीसरा है राफेल। इन तीनों का यहाँ पर कला और स्थापत्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब हम देखेंगे इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर कला और स्थापत्य के माध्यम से पुनर्जागरण को जन्म दिया। यहाँ पर आप देखेंगे जो लियोनार्डो विंची हैं, इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर पुनर्जागरण को प्रारंभ किया। यहाँ पर आप जो लियोनार्डो जो विंची हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि स्वयं में चित्रकार था, मूर्तिकार था, इंजीनियर भी थे, ये वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक थे, कवि थे और गायक थे। इतनी सारी खूबी एक ही इंसान में थी जिनका नाम है लियोनार्डो विंची। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी कृतियों में यहाँ पर एक हवाई जहाज़ बनाने की योजना भी बनाई है। इनके जो चित्र हमको मिलते हैं, जो भी इनकी प्रसिद्ध चित्रकारी है, उनमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो हवाई जहाज़ है उसकी बनाने की योजना यहाँ पर इन्होंने की थी। यहाँ पर इनके 2 प्रसिद्ध चित्र हैं जो कि आपने एक नाम तो सुना होगा, जो है मोनालिसा। मोनालिसा जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो विंची की है, ये सभी को आपको पता होगा आई होप। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे द लास्ट सफ़र, एक अन्य इनकी चित्रकारी है जो है लास्ट सफ़र, और जो कि जिसका मतलब है अंतिम भोज। ठीक है, इन 2 चित्रों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पुनर्जागरण को यहाँ पर जन्म दिया और इसकी भावना को लोगों तक पहुँचाया। अपने चित्रों के माध्यम से ये क्या करते थे, लोगों में मानवतावाद की भावना को पैदा करते थे। और जो भी पादरी हैं, ईसाई हैं और जो चर्च की नीतियाँ चल रही थी उनके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो को भी देख लेते हैं। ये भी इटली के यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है माइकल एंजेलो। यहाँ पर इनका ये क्या थे, मूर्तिकार और चित्रकार थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे कि माइकल एंजेलो कौन थे, तो यहाँ पर इटली के मूर्तिकार और चित्रकार थे। यहाँ पर इस टाइम पे क्या होता था, इससे पहले जो भी चर्च बना करते थे उस टाइम पे वहाँ पर वो गॉथिक शैली में बना करते थे। गॉथिक शैली कैसी होती थी, जैसे कि कोई एक ये घर है, कोई चर्च बना दिया गया है, इसके ऊपर से आप इस तरीके से छतें देखेंगे, इसकी नुकीली नुकीली छतें हुआ करती थी, जो कि ये माना जाता था कि इनका संबंध ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन माना जाता था। तो ये था गॉथिक शैली। आप यहाँ पर उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का राजभवन है यहाँ पर नैनीताल में स्थित, वो भी गॉथिक शैली में यहाँ पर निर्मित किया गया एक राजभवन है, जिस पर यहाँ पर आप राज्यपाल का आवास देखते हैं। तो वहाँ पर भी ये गॉथिक शैली आपको देखने को मिलेगी जो कि नैनीताल में है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस गॉथिक शैली को यहाँ पर इन्होंने नकारा और यहाँ पर से इन्होंने इसका समापन किया। यानी कि पुनर्जागरण काल में गॉथिक जो स्थापत्य था उसका अवसान होने लगा था। अब यहाँ पर जो माइकल एंजेलो थे वो तो एक चित्रकार थे और मूर्तिकार थे। तो इन्होंने एक छत बनाई जो कि गिरजाघर की थी। कहाँ पर स्थित है वो, इटली का जो
यहाँ पर आप देखेंगे राजधानी जिसको हम रोम बोलते हैं, वहाँ पर सेंट पीटर एक गिरजाघर है, उसकी छत में इन्होंने क्या किया, इस जो गॉथिक शैली हुआ करती थी, जो नुकीली नुमा छत हुआ करती थी, इस छत को न बनाते हुए उन्होंने एक दूसरे प्रकार की छत बनाई। जैसे ये है छत उसकी, तो ये नुकीली ना होते हुए गोल गोल आकार की इन्होंने क्या बनाने लगे, छत इनकी बनाने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इन पुनर्जागरण काल में जो यहाँ पर आप देखेंगे चर्च का साम्राज्य था वो धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी एक और कला है, कृति है, जो कि आप देखेंगे द लास्ट जजमेंट। तो द लास्ट जजमेंट किसकी यहाँ पर चित्रकारी है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर माइकल एंजेलो की। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे राफेल एक अन्य चित्रकार थे, इटली के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट है उनकी माता मैडोना का यहाँ पर चित्र बनाया है। तो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसने अंकित किया है, तो आप बोलेंगे राफेल ने, जो कि इटली के चित्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चित्रकला का जनक हैं पुनर्जागरण काल में उनका नाम है जियाटो। तो ये जियाटो को भी आपने याद करना है, जो कि चित्रकला के जनक माने जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा चित्र और स्थापत्य कला में यहाँ पर पुनर्जागरण की भावना लोगों तक पहुँची। अब आप देखेंगे यहाँ पर पुनर्जागरण काल का साहित्य, उस समय पर साहित्य किस टाइप का हुआ करता था। तो आप देखेंगे कि जो आपने लैटिन भाषा का शब्द सुना होगा, आप देखते हैं कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो ये लैटिन भाषा उस समय यूरोप की साहित्य में महत्वपूर्ण भाषा हुआ करती थी। जैसे आप यहाँ पर भारत में देख रहे हैं, भारत की जो प्राचीन भाषा है उसको हम बोलते हैं संस्कृत। उसी प्रकार यहाँ पर यूरोप में भी एक भाषा हुआ करती थी जिसको हम बोलते हैं लैटिन। अब यहाँ पर उस समय जो लैटिन हुआ करती थी वो बहुत कम लोगों के समझ में आया करती थी यूरोप में। तो लैटिन का दबदबा बहुत कम था। लोग अपनी यहाँ पर क्या करते थे, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होती थी उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे। जैसे कि उत्तराखंड की आप कुमाऊनी, गढ़वाली, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो उस टाइम पर वहाँ पर भी जैसे आप देखेंगे स्पेनी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मनी, इंग्लिश, इटली, तो ये अन्य क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी। लेकिन उस समय जो चर्च हुआ करते थे, पादरी हुआ करते थे, उनका जो दबदबा था वो लैटिन भाषा की तरफ ज़्यादा हुआ करता था। इसी वजह से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कवि आए, कुछ साहित्यकार आए जिन्होंने इस लैटिन भाषा का यहाँ पर विरोध किया और क्या करना शुरू किया, अपने जो निजी भाषा हुआ करती थी, क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, उनमें इन्होंने अपने नए नए साहित्य लिखे और इसके माध्यम से यहाँ पर लोगों तक पुनर्जागरण की यहाँ पर भावनाओं को पहुँचाया। ठीक है, तो इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है दाते, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। ये क्या थे, इटली के महान कवि थे और इनका जो समय है वो है 1260 से 1321 के बीच में। इन्हें क्या कहा जाता है, इटली के पुनर्जागरण का यहाँ पर अग्रदूत माना जाता है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है, तो आप बोलेंगे दाते। दाते कौन थे, ये इटली के कवि थे। अब यहाँ पर इन्होंने एक काव्य लिखा जो कि है डिवाइन कॉमेडी करके। तो डिवाइन कॉमेडी आपको याद करना है, दाते द्वारा एक लिखा गया काव्य है जो कि इटली की आम भाषा, मैंने बोला ना कि ये आम भाषा में लिखने लगे थे, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा हुआ करते थे। तो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा हुआ करते थे इटली की, वो है टस्कन, या फिर इसको टुस्कान भी बोला जाता है। तो टस्कन भाषा में इन्होंने क्या किया, ये काव्य लिखा डिवाइन कॉमेडी नाम से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे, जो जनता हुआ करती थी, उनमें जो क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, जो उनकी लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, उन भाषाओं में यहाँ पर लोगों तक इसकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिली और इस तरीके से उनके मन में भी, यहाँ पर उनके विचारों में भी पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न होने लगी। अब यहाँ पर देखेंगे जो दाते थे उनके बाद उन्होंने क्या किया, इस डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नरक की एक जो काल्पनिक यात्रा है उसका वर्णन किया। यानी कि जो पादरी लोग कहा करते थे कि स्वर्ग होता है और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप सही कार्य करेंगे, हमारा कहना मानेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर आप गलत कार्य करते हैं या हमारा कहना नहीं मानते, हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, तो आपको नरक मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ पर इस स्वर्ग और नरक की जो काल्पनिक यात्रा थी उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है डिवाइन कॉमेडी में। फिर आप देखेंगे यहाँ पर दाते के बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं जिनको पेट्रोक बोला जाता है। पेट्रोक के बारे में अभी हमने देखा कि ये मानवतावाद के संस्थापक माने जाते हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साहित्य में किस तरीके के यहाँ पर पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न हुई। एक और व्यक्ति थे इरासमस, और इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी एक पुस्तक है द प्रेज ऑफ फॉली, और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, ईसाई धर्म की जो चर्च की कुरीतियाँ हैं उनको उजागर किया है। तो यानी कि चर्च किस तरीके से अपना कुरीतियाँ हुआ करते थे उस टाइम पे, जो वो फ़ायदा कर लेता था अपना इन कुरीतियों का, तो उसका उन्होंने यहाँ पर क्या किया, खंडन किया। यहाँ पर कौन थे वो व्यक्ति, इरासमस। फिर थॉमस मूर आते हैं, एक अन्य व्यक्ति जो कि इंग्लैंड के लेखक हैं। इनकी एक पुस्तक है यूटोपिया, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, थॉमस मूर की, इसको आप याद कर लेना। इन्होंने यहाँ पर आदर्श समाज का चित्रण किया है अपनी पुस्तक के माध्यम से। मैकियावेली नाम सुना होगा आपने, और राजनीतिक दर्शन का इनको जनक माना जाता है, जो कि 1469 से 1567 के बीच में इनका कार्यकाल था। यहाँ पर इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान के निवासी हुआ करते थे। जो मैकियावेली है, इनकी एक पुस्तक है द प्रिंस। इस द प्रिंस में इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि जो नए यूरोप था, जो नया पुनर्जागरण के बाद आने वाला यूरोप था, उसकी यहाँ पर इन्होंने एक धारणा प्रस्तुत की इस पुस्तक के माध्यम से। और उन्होंने ये कहा कि जो धार्मिक मामले हैं वो राजनीतिक मामलों से अलग रखे जाने चाहिए। यानी कि आप देखते हैं कि जो धर्म है वो क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे कि अब इंडिया की बात कर ले, तो अगर हम यहाँ पर राजनीति में अपने धर्म को, हिंदू या मुसलमान को अगर हम मिक्स करें, या हिंदू और मुसलमान के तर्ज पर यहाँ पर हम राजनीति करें, तो ये देश के लिए क्या है, सही नहीं है। तो यही बात इन्होंने कही थी मैकियावेली ने, कि जो धार्मिक मामले हैं उसको हम यहाँ पर राजनीतिक मामलों से अलग करना चाहिए। फिर आए विलियम शेक्सपियर। इनकी एक नाटक है जो कि नाटक के लिए प्रसिद्ध थे, इंग्लैंड के व्यक्ति, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट नामक इन्होंने एक कृति लिखी जो कि नाटक है एक। फिर एक महत्वपूर्ण निबंधकार थे और जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को भी आपको याद करना है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इनको माना जाता है। फिर अन्य व्यक्ति हैं जैसे कि रोजर बेकर यहाँ पर प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि किस तरीके से नई नई चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, लोगों के मन में पुनर्जागरण की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और उन्होंने अपने अपने माध्यम से, किसी ने यहाँ पर नाटक के माध्यम से, किसी ने यहाँ पर निबंध के माध्यम से, किसी ने साहित्य के माध्यम से, किसी ने यहाँ पर चित्रकार के माध्यम से, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से, और किसी ने यहाँ पर अपने साइंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुनर्जागरण की भावना को यूरोप में विकसित किया, और जो पादरियों का सामंत हुआ करता था उसको यहाँ पर नकारा। ठीक है। अब यहाँ पर एक अन्य व्यक्ति हैं जो कि फ्रांस के लेखक हैं, जिनका नाम है रेवेल। इन्होंने धर्मशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, और इनकी दो पुस्तकें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे इन्होंने, एक है पेंटाग्रुएल और दूसरा है गरगंगुतुआ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मुद्रण कला का आविष्कार यहाँ पर हुआ। जैसे कि अब हम बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जहाँ पर अखबार छपते हैं, वहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और इसका श्रेय जो जाता है वो गुटेनबर्ग और कैस्टर को दिया जाता है। तो मुद्रण कला का आविष्कारक किसको कहा जाता है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस का, तो आप बोलेंगे यहाँ पर गुटेनबर्ग या फिर कैस्टर, दोनों ही व्यक्ति हैं जो कि इसके श्रेय इनको दिया जाता है। यहाँ पर इसमें जो पहली पुस्तक है जिसको यहाँ पर मुद्रित किया गया है इस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, वो है बाइबल, जो कि 1456 ईस्वी में यहाँ पर प्रिंट की गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इंडिया के इतिहास में देखा होगा कि जब स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की जा रही थी इंडिया में, तो नए नए लोगों ने अपनी अपनी पत्रिकाएं निकालना शुरू किया अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में, यहाँ पर जैसे कि गढ़वाल समाचार पत्र और अलग अलग महात्मा गांधी लोगों ने, तो सभी लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपनी अपनी पत्रिकाएं निकालना शुरू की, और पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने लोकल अखबार के माध्यम से जन जागरण तक अपनी भावना को वहाँ पर पहुँचाया। तो इसी के तर्ज पर यहाँ पर जो यूरोप में हो रहा था वो भी बिल्कुल इसी तरीके से था। लोग अपनी मुद्रण के माध्यम से, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो लिपियाँ होती थी या फिर प्रतियाँ हुआ करती थी बहुत कम हुआ करती थी जो कि जनता तक पहुँचती थी।
तो ये मुद्रण के आने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ये और ज़्यादा दूर तक जाने लगी, लोगों तक पहुंचने लगे। तो इस वजह से यहाँ पर पुनर्जागरण की भावना और बढ़ने लगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान में क्या क्या यहाँ पर नए परिवर्तन हुए। तो इस टाइम पे क्या हुआ करता था, अभी तक जो पादरी हुआ करते थे, जो ईसाई हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है वो हमारा जो सौरमंडल है उसके केंद्र में है, और इसके चारों ओर क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आए जिनका नाम है कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के निवासी थे। उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो पृथ्वी है वो केंद्र पर नहीं होती है। इन्होंने क्या कहा, जो सूर्य है वो सौरमंडल का केंद्र होता है, और जो पृथ्वी है वो क्या करती है, इस सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस बात से यहाँ पर जो पादरी हुआ करते थे उन लोगों को सही नहीं लगी इनके बात कि ये लोग गलत बोल रहे हैं करके। लेकिन इस बात की यहाँ पर बाद में पुष्टि की, और वो पुष्टि करने वाले व्यक्ति थे गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, और इस दूरबीन के आविष्कार के माध्यम से इन्होंने आकाश के पिंडों का अवलोकन किया, यानी कि आकाशीय पिंड, खगोल शास्त्र का इन्होंने यहाँ पर जानकारी ली, इनका आविष्कार किया। तो इसी की तर्ज पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो कोपरनिकस की बात थी उसकी पुष्टि की। और ये भी माना जाता है कि ये लोग इसके बाद जो व्यक्ति आए थे कैपलर ने भी अपने गणित के नियमों के आधार पर यहाँ पर ये बताया कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार में यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये बात किसने कही थी, केपलर ने कही थी, ये आपको पता होगा। केपलर के नियम आपने साइंस में ज़रूर पढ़े होंगे। उसके बाद आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी गुरुत्वाकर्षण की, कि जो सूर्य है वो क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पर विज्ञान में भी नई नई तकनीकों को यहाँ पर जन्म दिया गया, और इस माध्यम से भी यहाँ पर लोगों में पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न हुई। यहाँ पर आप देखेंगे एक व्यक्ति हैं सर्वेतस, जो कि स्पेन के व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके बारे में बताया, यानी कि ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है, जो हमारा हृदय है उसको पंप करता है और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इस बात की इन्होंने यहाँ पर क्या की, बताया और लोगों तक पहुंचाया। लेकिन क्या हुआ, ये लोग क्या मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पादरी लोग क्या करते थे कि सब कुछ ईश्वर की देन है, जो कि जो रक्त वक्त की बातें हैं ये बिल्कुल फेक बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जो ईश्वर है वही सब कुछ करता है। तो इस बात को यहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर सर्वेतस ने क्या कहा, इस बात की पुष्टि की। तो बाद में इस तरीके से यहाँ पर और आंदोलन हुए और पुनर्जागरण की भावना पूरे यूरोप में पहुँची। फिर धर्म आंदोलन हुए, धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें कि इसकी शुरुआत भी इंग्लैंड को माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर थे, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बाइबल जो है उसका जर्मनी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पुनर्जागरण की भावना है वो पूरे यूरोप में फैल चुकी थी, और फिर नई नई क्रांतियाँ आई, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। तो आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, उन सभी क्रांतियों को यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यूरोप का विकास हुआ, और वहाँ पर एक स्वतंत्र संविधान की स्थापना की गई देशों में, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर लागू की गई। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।